हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत कुमार की इन पंक्तियों के साथ, इस पंक्तियों में दुष्यंत कुमार ने समाज में व्याप्त बुराइयों पे जिक्र किया है और उन बुराइयों को दूर करने पर और एक मजबूत बुनियाद बनाकर उस बुनियाद के साथ आपको अपने भविष्य का निर्माण करना है। ये अच्छेपन की, बुराइयों को दूर करने की आग अपने सीने में या अपने साथ आपको पूरे समाज में ले जानी हो। तो दोस्तों, अच्छी बुनियाद और अच्छे संस्कार के साथ आप आगे बढ़े, पढ़ें और अपना, अपने परिवार और समाज का नाम भी रोशन करें। दिशा राइज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम कक्षा 10 रसायन विज्ञान का जो लेसन है हमारा, वो तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण का अध्ययन कर रहे थे। इस तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में हमें, तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में हमें आज हम जानेंगे तत्वों को किस प्रकार एक क्रम दिया गया। ये क्रम जो है वो कितने वैज्ञानिकों ने कितने बार प्रयास किया, तब जाकर हम आज वर्तमान स्थिति तक पहुंचे हैं। और आज भी बहुत बड़ी गुंजाइश बनी हुई है, आज भी बहुत सारी कमियां हैं, आज भी बहुत सारे सिद्धांत हैं जो पूरी तरह इम्प्लीकेट नहीं हो सकते। तो ये किस प्रकार इनकी रचना हुई, कितना परिश्रम करना पड़ा, तो ये सब जानेंगे आज हम तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में। तो सबसे पहले आवर्ती वर्गीकरण प्रस्तुत करने वाला जो वैज्ञानिक थे वो थे डोबे राइनर। ये जो डोबे राइनर थे ये जर्मनी के वैज्ञानिक थे। डोबे राइनर जर्मनी के वैज्ञानिक थे और जर्मनी में ही इन्होंने त्रिक नियम दिया। दोस्तों, कौन सा नियम दिया? त्रिक नियम। तो सबसे पहले तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण से संबंधित जिस वैज्ञानिक का नाम है वो है डोबे राइनर। क्या नाम है बच्चों? डोबे राइनर। और ये कौन से देश से संबंधित थे? तो बच्चों ये जर्मनी के थे। यूरोप का एक बहुत महत्वपूर्ण देश है जर्मनी, जर्मनी के थे। और जर्मनी में इन्होंने 1817 के अंदर, कौन से वर्ष में? 1817 के अंदर इन्होंने एक नियम दिया जो नियम त्रिक नियम के नाम से जाना जाता है। त्रिक नियम। त्रिक नियम से तात्पर्य है तीन तीन तत्वों के पेयर्स इन्होंने बनाए थे। डोबे राइनर का त्रिक नियम, जो ये पहला हम पढ़ेंगे वो थे डोबे राइनर का त्रिक नियम से संबंधित। डोबे राइनर के बाद जो अगले वैज्ञानिक आए वो आए न्यूलैंड। कौन से वैज्ञानिक आए? न्यूलैंड। दोस्तों, न्यूलैंड ने जो तीन, यहां जब डोबे राइनर ने खोज करी तब तत्वों की संख्या कम खोजी गई थी। न्यूलैंड ने जब तक खोज करी तब तक कुल 56 तत्व ज्ञात किए जा चुके थे। तो इसने 56 तत्वों को 8-8 के समूह में बांटा और वह नियम कहलाया अष्टक नियम। तो न्यूलैंड जो है वो इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, यानी ब्रिटेन के थे। कौन से देश के थे? ब्रिटेन के थे। और इन्होंने अपना जो नियम दिया वो 1866 में दिया। और ये नियम जो है ये अष्टक नियम के नाम से जाना जाता है। कौन सा नियम? अष्टक नियम। यानी इसने 8-8 तत्वों के क्या बनाए? समूह बनाए। अष्टक नियम के नाम से ये नियम जाना जाता। सबसे पहले कौन से वैज्ञानिक? सबसे पहले वैज्ञानिक डोबे
राइनर। डोबे राइनर ने कौन सा नियम दिया? त्रिक नियम दिया। कौन से वर्ष में दिया? 1817 में दिया। उसके बाद कौन आए? न्यूलैंड आए। न्यूलैंड कहाँ के थे? ब्रिटेन के। इन्होंने कौन सा नियम दिया? अष्टक नियम दिया। कौन से वर्ष में दिया? तो 1866 में। उसके बाद में तत्वों को और अधिक तत्व खोज लिए गए, लगभग 63 तत्व ज्ञात हो गए। तो अब उन तत्वों का वर्गीकरण किया गया। ये वर्गीकरण करने वाले थे दिमित्री मेंडलीफ। मेंडलीफ जो थे, कई जगह मेंडलीव भी मिलता है, तो मेंडलीव ये रशियन वैज्ञानिक थे, रूस से संबंधित थे। और इन्होंने 1872 में परमाणु जो तत्व थे उनसे संबंधित सारणी दी। और इसी सारणी को मेंडलीव की आवर्त सारणी के नाम से जाना जाता है। ये आवर्त सारणी जो है वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? परमाणु द्रव्यमान पर आधारित थी। तो ये जो सारणी है ये मेंडलीव की आवर्त सारणी के नाम से जानी जाती है। उसके बाद में, क्योंकि यहां तक तत्व कितने को दिया क्रम? इसने 9 को। इसने कितनों को दिया? 56 को। यहां कितनों को दे दिया? 63 को। समझ में आ रहा बच्चों? अब तत्व और खोज लिए गए, और तत्वों की खोज हो गई। मेंडलीव की आवर्त सारणी ने कुछ तो खाली स्थान छोड़ दिए थे, आने वाले दूसरे तत्वों को हम वहां पर एडजस्ट कर देंगे, लेकिन बहुत सारी कमियां रह गई। उन्हें मोजले ने दूर किया। किसने दूर किया? मोजले ने। तो मोजले जो हैं वो फ्रांस के वैज्ञानिक थे। कहां के वैज्ञानिक थे बच्चों? फ्रांस के। ये फ्रेंच वैज्ञानिक, इन्होंने 1913 में परमाणु क्रमांक पर आधारित, किस पर आधारित? परमाणु क्रमांक पर आधारित आधुनिक आवर्त सारणी दी। आधुनिक आवर्त सारणी। और इसी सारणी के आधार पर लगभग आज की दिनांक तक 118 तत्वों को आधुनिक आवर्त सारणी में एडजस्ट कर लिया गया है। जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी उसे मेंडलीव की आवर्त सारणी के नाम से जानते हैं, और मोजले की आवर्त सारणी को हम आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। तो रिपीट कीजिएगा। सबसे पहले कौन आया भाई? डोबे राइनर। कहां का था? जर्मनी का। उसके बाद कौन आया? न्यूलैंड। कहां के थे? ब्रिटेन के। उसके बाद कौन आए? मेंडलीव। कहां के थे? रूस के। उसके बाद कौन आए? मोजले। कहां के थे? तो फ्रांस के। डोबे राइनर ने अपना त्रिक नियम जो है वो कौन से वर्ष में दिया? 1817 में। उसके बाद में न्यूलैंड ने अपना अष्टक नियम कौन से साल में दिया? 1866 में। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दी वो किस पर आधारित थी? परमाणु द्रव्यमानों पर आधारित थी। उसके बाद मोजले ने जो आवर्त सारणी दी वो किस पर आधारित थी? परमाणु क्रमांक पर आधारित थी। यही इस पाठ में हमें अध्ययन करना है। इन्हीं बिंदुओं का हम अध्ययन करेंगे और इन्हीं के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं डोबे राइनर का त्रिक नियम या डोबे राइनर से संबंधित नियम। तो सबसे पहले बात करेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। जैसा कि बच्चों हमने देखा है कि तत्व जो हैं वो लगभग आज की दिनांक तक कितने खोज लिए गए? अभी तक 118 तत्वों को खोजा जा चुका है। तत्वों के वर्गीकरण का क्या अर्थ है? वर्गीकरण का अर्थ है कि उन गुणधर्मों के आधार पर उन्हें अलग अलग समूहों में व्यवस्थित रूप से रखना, वर्गीकृत करना, समानता या असमानता के आधार पर उन्हें अलग अलग करना, वर्गीकरण करना कहलाता है। सबसे पहले जो वर्गीकरण था वो धातु और अधातु में किया गया। हमने लेसन जो धातु और अधातु था उसमें बहुत अच्छे से इसका अध्ययन किया था। आगे देखते हैं डोबे राइनर का त्रिक। डोबे राइनर हमने बात करी थी अभी। डोबे राइनर ने त्रिक नियम दिया और इसके त्रिक नियम के अनुसार अभी हमने चर्चा करी थी। डोबे
राइनर 1817 कहाँ के थे ये? तो जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी। इन्होंने कौन सा नियम दिया बच्चों? तो त्रिक नियम दिया। त्रिक नियम। त्रिक नियम से क्या तात्पर्य है कि तीन तीन तत्वों के क्या बनाए? समूह बनाए। तीन तीन तत्वों के क्या बनाए? समूह बनाए। जैसे लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम का एक समूह हो गया। इसी तरह कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम का एक समूह हो गया। कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम का। क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का। तो कहने का तात्पर्य ये तीन तत्व ऐसे हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, के इन तीनों के गुण समान थे, गुणधर्म समान थे। इसी तरह ये तीन तत्व ऐसे थे जिनके गुणधर्म क्या थे? समान थे। इसी तरह ये तीन तत्व ऐसे थे जिनके गुणधर्म समान थे। यही नियम क्या कहलाया? त्रिक नियम के नाम से जाना गया। और ये देने वाले वैज्ञानिक का नाम था डोबे राइनर। डोबे राइनर का त्रिक नियम देखते हैं बच्चों। डोबे राइनर ने तीन तत्वों का त्रिक बनाया जिसे परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व का परमाणु द्रव्यमान जो है अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का औसत होता है। यानी हम इन दो तत्वों का यदि परमाणु द्रव्यमान लें और उनका औसत निकालें तो वो औसत किसके बराबर आएगा? सोडियम के। लिथियम का परमाणु द्रव्यमान और पोटेशियम का परमाणु द्रव्यमान को जोड़ें तो और उसका औसत निकाले, दो का भाग लगाएं तो परमाणु द्रव्यमान किसके बराबर आएगा? सोडियम के बराबर आएगा। ये इसने त्रिक नियम के आधार रखा। अगर हम क्लोरीन और आयोडीन का परमाणु द्रव्यमान जोड़ें तो वो किसके बराबर आएगा? ब्रोमीन के बराबर आएगा। तो कौन कौन से श्रेणियां आ गई? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम देख लिया हमने। कैल्शियम, स्ट्रोंसियम, बेरियम, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। डोबे राइनर उस समय केवल तीन त्रिक ज्ञात कर सके, यानी तत्वों की खोज तो ज्यादा हो गई थी, लेकिन उसने कितने तत्वों को इस रूप में रखा? तीन त्रिक बनाए, यानी 9 तत्वों को समूहीकृत किया। आगे बात करते हैं डोबे राइनर के त्रिक की असफलता। इसने जो त्रिक बनाए उस आधार पे 3 ही त्रिक बने, हमने बात की। और तत्व और भी थे जिनका वर्गीकरण डोबे राइनर नहीं कर सका। यानी हमने बात की इसने कितने तत्व जो है को वर्गीकरण किया? तो 9 तत्वों का वर्गीकरण किया, यानी 3 त्रिक बनाए। तो शेष तत्व को भी कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, जिन्हें रख नहीं पाया। ये इसकी जो सारणीय त्रिक नियम था उसकी एक बहुत बड़ी असफलता रही। डोबे राइनर, पूरा नाम जोहान वुल्फांग डोबे राइनर, जर्मनी में म्यूशनबर्ग में औषधि विज्ञान की पढ़ाई करने वाले थे। बाद में स्ट्रेसबर्गर चले गए और केमिस्ट्री का अध्ययन किया। जेना विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बन गए और प्लेटिनम का जो उत्प्रेरक का गुण है उसकी पहचान की, खोज की। और त्रिक नियम सबसे पहले डोबे राइनर ने दिया। और कौन से साल में दिया? तो 1817 में। 1817 में ये व्यक्ति, ये वैज्ञानिक, ये महान हस्ती जिन्हें डोबे राइनर के नाम से जाना जाता है, इन्होंने सबसे पहले त्रिक नियम दिया। इसके बाद में अगले वैज्ञानिक आए न्यूलैंड। हमने बात करी न्यूलैंड कहाँ के थे? तो ब्रिटेन के थे, अंग्रेज थे, इंग्लैंड के थे। 1866 में इन्होंने, जॉन न्यूलैंड ने
परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में कितने तत्वों को व्यवस्थित किया? 56 तत्वों को। तो इन्होंने देखा कि प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म है, प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म है वो समान आ जाता है। जैसे संगीत में हम गीत गाते हैं या नहीं गाते हैं? सरगम होती है संगीत में, क्या होती है? सा रे ग म प ध नी, और फिर अगला 8वां सुर है, वापस आ जाता है सा, फिर वापस आता सा नी ध प म ग रे सा। यानी तत्व जो सुर जो हैं, जैसे 7 सुर के बाद में 8वां सुर वापस संगीत में स आता है, उसी तरह इन्होंने भी कहा कि संगीत में जैसे हम अष्टक काम में लेते हैं उसी तरह है। क्योंकि उस समय तक तत्व कितने खोजे गए थे? उस समय तक तत्व खोजे गए थे 56, और इन्होंने किसके क्रम में जमाया? तो परमाणु द्रव्यमान का आरोही क्रम, परमाणु द्रव्यमान का आरोही क्रम में जमाया। तो 8 × 8 कितने हुए? 8 × 7, संगीत के 7 सुर, 8 × 7 कितने हुए? 56। यानी जो 8वां तत्व वापस आता है वो समान तत्व आ जाता है। ये आधार था न्यूलैंड का। और 8वां तत्व क्या रहेगा वापस? 8वां तत्व किसके समान रहेगा? पहले तत्व के, पहले तत्व के क्या रहेगा? समान रहेगा। इसीलिए इस नियम का नाम पड़ा अष्टक नियम। क्या नाम पड़ा? अष्टक नियम। आगे देखते हैं बच्चों। इस सिद्धांत के अनुसार तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर 8वें तत्व का गुणधर्म, जो हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे, पहले तत्व के समान होता है। बिल्कुल सिंपल। इस नियम को न्यूलैंड के अष्टक नियम के नाम से जाना जाता है। न्यूलैंड का अष्टक नियम। और कौन से साल में दिया? 1866 में दिया। न्यूलैंड कहाँ के थे? तो इंग्लैंड या ब्रिटेन के हम कह सकते हैं। आगे बात करें। क्या कुछ प्रश्न है? क्या डोबेराइनर का त्रिक न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभों में भी मौजूद था? तो याद करें, न्यूलैंड ने कितने तत्वों का वर्गीकरण किया? 56 का। उस समय तक ज्ञात सभी 56 तत्वों का वर्गीकरण कर दिया। तो इसके अंदर जो न्यूलैंड के 9 तत्व थे वो भी शामिल थे। तो यहां पर आएगा हमारा, हम उत्तर देंगे हाँ, डोबेराइनर के त्रिक न्यूलैंड के अष्टक के स्तंभों में भी मौजूद थे। कोई कंफ्यूजन है? नहीं है। डोबेराइनर ने कितने तत्व का वर्गीकरण किया? 9 का, 3-3 के स्तंभ बनाए। और न्यूलैंड ने कितनों का वर्गीकरण किया? 56 का। तो डोबेराइनर का जो त्रिक था वो सारे के सारे उसने शामिल कर लिए। आगे उदाहरण के लिए लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में भी एक ही वर्ग में रखा। लिथियम को पहला तत्व माने, सोडियम 8वां तत्व आता है। तो और सोडियम को पहला माने तो पोटेशियम 8वां तत्व आता है। यही तो अष्टक नियम है। डोबेराइनर के वर्गीकरण की क्या सीमाएं या कमियां थी? डोबेराइनर के वर्गीकरण में उसने क्या सीमाएं या क्या कमियां थी? तो उस समय जो ज्ञात तत्व थे उनमें समान रासायनिक गुण वाले तत्वों को त्रिक के रूप में व्यवस्थित करने में वो विफल रहा। केवल और केवल कितने तत्व व्यवस्थित कर पाया? वो 9 तत्व व्यवस्थित कर पाया। और उसके कितने त्रिक बने? 3 त्रिक बने। वापस बताना, देखिए। एक त्रिक बना उसका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, एक त्रिक बना। इन तीनों के गुण क्या थे? समान थे। दूसरा त्रिक बना उसका कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। दूसरा त्रिक बना। तीसरा बना, ये दूसरा त्रिक आ गया। तीसरा बना क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन।
ये 3 ही त्रिक बना पाया। इनके गुण समान, इनके गुण समान और इनके गुण समान पहले देख चुके हम। तो बाकी जो तत्व बचे हुए थे उनके वो वर्गीकरण नहीं कर पाया, ये उसकी क्या थी, कमी थी। आगे देखते हैं न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है उसकी क्या कमी थी। न्यूलैंड के अष्टक नियम में क्या कमी थी? तो न्यूलैंड का जो अष्टक नियम है वो केवल और केवल कहां तक लागू होता था? कैल्शियम तक ही लागू होता था। बाद के तत्वों में जो गुण धर्म है वो अलग अलग थे, यानी गुणधर्मों में समानता नहीं थी। जो न्यूजीलैंड का नियम का आधार था वो यहां पर फेल हो गया। तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम का सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू था। न्यूलैंड ने सोचा 56 तत्वों के अलावा भविष्य में तत्व नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में और तत्व खोज लिए। हमने बात की जब मेंडलीफ ने सारणी दी उस समय तक तत्वों की संख्या हो गई 63। मेंडलीफ ने कितने ना अष्टक नियम देने वाले, न्यूलैंड ने कितने दिए? 56 तत्वों का वर्गीकरण किया। अब जो नए 7 तत्व खोजे उनको कहां स्थान दे? तो न तो पूरे तत्वों को स्थान दे पाया, न तो पूरे तत्वों को स्थान दे पाया और न ही उन्हें समानता और असमानता के आधार पर वर्गीकृत कर पाया। ये दोनों कमियां न्यूलैंड के अष्टक नियम में रह गई, तो ये ठीक प्रकार से लागू नहीं हो सका। दूसरा, आयरन को कोबाल्ट और निकल से दूर रखा गया, जबकि आयरन, कोबाल्ट और निकल, आयरन, कोबाल्ट और निकल तीनों जो है वो लौह चुंबकीय तत्व हैं और तीनों को एक ही समूह में रखा जाना चाहिए। क्योंकि इनके गुणधर्म समान थे, लेकिन न्यूलैंड ने इन्हें अलग अलग रखा और यही इसकी बहुत बड़ी क्या थी, कमी थी। आगे बात करते हैं। आयरन, कोबाल्ट, निकल को अलग अलग रखा, ये इसकी बहुत बड़ी क्या थी, कमी थी। मेंडलीफ, ये न्यूलैंड ने जो वर्गीकरण किया, जो 7 तत्व की हम बात कर रहे थे, न्यूलैंड का वर्गीकरण किस नाम से जाना जाता है? अष्टक नियम के नाम से जाना जाता है। जैसे संगीत के क्या हैं? 7 सुर्ग है, सारे ग म प ध नि। 8वां सुर अपने आप क्या आ जाता है? सा आ जाता है, यानी वो वापस यहाँ आ जाता है। तो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहां तक। अब जब ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आता है वो वापस हाइड्रोजन के साथ रखा। इसी तरह क्लोरीन, कोबाल्ट, निकल, ब्रोमीन, इस तरह से इसने तत्वों का क्या किया था? वर्गीकरण किया था। और कुल कितने तत्वों का वर्गीकरण किया? 56 तत्वों का वर्गीकरण किया। अब यहां पर आयरन जो है, लोहा जो है, ये अलग समूह में आ रहा है। कोबाल्ट और निकल जो है वो अलग समूह में आ रहे हैं, इनको अलग अलग रखना। हेलोजन तो एक समूह में आ गया, यहां ये लीना भी आ गया। और हम जो बात कर रहे थे, तो ये बहुत सारे तत्व जो हैं असमान गुणों वाले एक समूह में आ गए और समान गुणों वाले तत्व जो हैं वो अलग अलग समूह में रह जाने से ये अष्टक नियम जो है वो सही नहीं चल पाया और इसमें बहुत सारी कमियां रह गई। ये अष्टक नियम किसने दिया था? तो न्यूलैंड ने दिया था। किसने दिया था? न्यूलैंड ने दिया था। तो दोस्तों, हमने आज तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में हमने न्यूलैंड का अष्टक नियम देखा, डोबे-राइनर का त्रिक नियम देखा, आवर्ती वर्गीकरण क्या है, वर्गीकरण क्यों किया गया और ये क्यों आवश्यक है,
तो ये सब हमने देखे। इसके साथ में हमने त्रिक नियम के अष्टक नियम के अष्टक किस प्रकार बने, त्रिक नियम के त्रिक कौन कौन से थे और इन सिद्धांतों की क्या खूबियां थी, इनमें क्या कमियां थी, ये सारा हमने अध्ययन किया। आगे जो आवर्त सारणी से संबंधित मेंडलीव की और आधुनिक आवर्त सारणी है वो हम अगली क्लास में देखेंगे। आप जुड़े रहिए, ये क्लासेज अपने दोस्तों को शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।